हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आपको सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज हम चलते हैं बहुपद। दूसरा लेक्चर है आपका बहुपद यानी क्लास 10th का। ठीक है, तो आपका ये बहुपद चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से खास करके बोर्ड परीक्षा में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है। आपके 1 नंबर का, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यहाँ तक का क्वेश्चन आपको आ जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारा क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपसे छूट जाए। ठीक है, तो जो आज हम बताने वाले हैं वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है आपका ये बहुपद। तो ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे और इसमें अच्छा तरीक़ा से समझेंगे। जहाँ नहीं समझेंगे आप रिमाइंड करके पीछे में आप बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो आपका चैप्टर है बहुपद, इस चैप्टर से आप लोग को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा 7, 8, 9, 9th में भी आप लोग ने पढ़ा होगा कि कुछ बहुपद होते हैं। बहुपद के कुछ प्रकार होते हैं। पहला प्रकार में जैसे मान लिया जाए एकपदी बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी, इस तरह से बहुत सारा इसमें प्रकार होते हैं। एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी। ठीक है, तो एक पदी में क्या होता है। एक पदी में जैसे मान लिया जाए 2x या 3x या 2 या √3, ये सब क्या हो गया आपका एक पदी बहुपद हो गया। द्विपदी में क्या हो जाता है 2x + 1, 3x - 5, इस तरह से। तो इस तरह से आपका ये द्विपदी यानी एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, यानी दो पद। दो पद वाले को हम द्विपद कहते हैं, एक पद वाले को एक पदी कहते हैं। त्रिपदी में क्या होगा तो 3 होगा, 3x + 3y 5y + 2, ये हो गया जैसे एक पद, दो पद और ये 3 पद। तो ये 3 पद वाले त्रिपदी हो जाएंगे, 2 पद वाले द्विपदी हो जाएंगे, एक पद वाले एक पदी हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बहुपद बहुत प्रकार के होते हैं। और इसके बाद त्रिपदी के बाद आ जाएगा बहुपद। बहुपद मतलब इसमें बहुत सारे हो जाएंगे, 0 + 5x + 2y + 7z, इस तरह से बहुत सारे पद हो जाएंगे। तो वो सब आपके हो गए बहुपदी। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि द्विपदी और द्विघात इन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, ये द्विपदी तो हैं लेकिन द्विघातीय नहीं है। द्विपदी तो हैं लेकिन द्विघातीय नहीं कह सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा और डीपली से समझते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं इसको द्विघातीय। क्योंकि घात आप लोग ने पढ़ा होगा 9th क्लास में। जैसे मान लीजिए 2x है, इसके ऊपर एक पावर मान लीजिए 2 है, तो ये 2 जो है इसका पावर, इसी को हम कहते हैं घात। ये ध्यान रखिएगा, द्विपदी और द्विघातीय में अंतर है। द्विपदी और द्विघातीय में अंतर है, ये चीज़ आप दिमाग में अटका लीजिएगा। तो हम समझते हैं थोड़ा सा इसमें घात के बारे में। घात के आधार पर बहुपद को भी 3 भागों में बांटा है। 3 नहीं, बहुत सारे भाग हैं, 3, 4, 5 भाग हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द्विघातीय समीकरण यानी घात के आधार पर, जैसे मान ले जाए 2x, तो ये आपका हो गया एक घातीय। अब इसके बाद हम मान लेते हैं 2x², तो ये आपका हो गया द्विघातीय। अब आपके पास हो जाएगा 3x³, तो ये आपका हो गया त्रिघातीय बहुपद। इस तरह से आपका हो गया चतुर्घात। अब जैसे मान लीजिए कोई x पर पावर 4 है, तो ये आपका हो गया चतुर्घातीय समीकरण। तो इस तरह से आपका क्या होगा, घात जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका नाम चेंज होते जाएगा। तो ये घात और पद, घातीय और पद में अंतर है। द्विपदी और द्विघाती, त्रिपदी, त्रिघातीय, दोनों में अंतर है। त्रिपदी में 3 पद तो हैं लेकिन त्रिघातीय नहीं कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको हम बताना चाहेंगे, एक छोटा सा उदाहरण आपको, ये लिखिए 2x² +
5x³ + 3, ठीक है। ये देखिए, अब ये कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये तो त्रिपदी हो जाएगा, क्योंकि 3 पद है, एक पद ये हो गया, 2 ये 3, ये त्रिपदी हो गए। लेकिन त्रिपदी के साथ साथ इसमें थोड़ा घात को भी हम देख लेते। इसका घात देखिए क्या है, 2, इसका घात क्या है, 3। तो सबसे ज़्यादा जो घात है, तो इसे हम बोलेंगे द्विघातीय नहीं बल्कि त्रिघातीय समीकरण। तो अभी इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं कि ये एक त्रिपदी भी है, त्रिपदी बहुपद भी है और त्रिघातीय समीकरण भी है। तो ये दिमाग जो है ना, आप लगा लीजिएगा कि त्रिपदी और त्रिघातीय समीकरण में अंतर है, द्विपदी द्विघातीय समीकरण में अंतर है, चतुर्पदी और चतुर्घातीय समीकरण में अंतर है। तो इस तरह से दिमाग में आप फिट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हुआ तो बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर हम सब समझे नहीं हैं, कमेंट में आप लिखेंगे सर यहाँ पर हमने नहीं समझा, ठीक है। बाकी आशा है कि आपको सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा पिछला। चलते हैं हम थोड़ा सा इसमें डीपली थोड़ा सा आगे, यानी क्या क्या आपके बोर्ड परीक्षा के मार्केबल है, क्योंकि इसमें हमने टाइटल ही दिया है कि कम समय में ज़्यादा मार्क्स, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, वही चीज़ आपको हम बताएंगे जो आपको बोर्ड परीक्षा में आने वाला, फालतू चीज़ आपको हम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम द्विघातीय समीकरण में। जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे 2x² + 8 - 8x + 6, इस तरह से पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में। तो ये आपका हो गया द्विघातीय समीकरण, 2x² - 8x + 6, ठीक है। तो अब इनमें हम जानते हैं कि इनको हम क्या कहते हैं। ये आपका हो गया द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण। अब इसमें थोड़ा सा आप समझेंगे कि द्विघातीय समीकरण में इसका हम लोग क्या निकालते थे 9th क्लास में। 9th क्लास में इसको हम मूल निकालते थे, मूल नहीं तो शून्यक निकालते थे। इसका हम गुणनखंड करते थे। उसी तरह से हमको यहाँ गुणनखंड करना है। शून्य किसे करते हैं, ये भी एक सवाल है। शून्य किसे कहते हैं? शून्यक वो मान, समझिएगा ध्यान से, शून्यक आपका वो मान है जो किसी समीकरण में डाला जाए तो उसे शून्य कर दे, उसे शून्य कर दे, उसे शून्य कर दे, तो उसे हम कहते हैं शून्यक। वो मान जो समीकरण में डालने पर समीकरण को जीरो बना दे, शून्य बना दे, उसे हम कहते हैं शून्यक। तो ये चीज़ आपका दिमाग में रहना चाहिए। शून्यक किसे कहते हैं, समझ में आ गया? चलिए, अब जैसे मान लिया जाए, इसमें एक और चीज़ लॉजिक है कि अगर द्विघातीय समीकरण है तो शून्यक की संख्या कितना हो गया? शून्यक की संख्या, द्विघातीय समीकरण है तो शून्यक की संख्या हो जाएगी 2, यानी 2 घात होंगे, 2 शून्यक। द्विघात है तो शून्यक भी आपका क्या होगा? 2 होगा। अगर त्रिघातीय है तो शून्यक की संख्या 3 होगी। अगर चतुर्घातीय है तो क्या होगी? शून्यक की संख्या 4 होगी। इस तरह से समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर त्रिघातीय है तो 3 घात होंगे, यानी 3 शून्यक होंगे। द्विघातीय है तो 2 शून्यक होंगे। ये चीज़ दिमाग में आप रखिएगा। शून्यक हम उसे कहते हैं जो समीकरण में मान डालने पर जीरो बना दे। क्या बना दे? जीरो बना दे, उसे हम शून्यक कहते हैं। और साथ ही साथ ये भी दिमाग में रखिएगा कि द्विघातीय में 2 शून्यक होते हैं, त्रिघातीय में 3 शून्यक होते हैं, यानी जितना घात उतना शून्यक, जितना घात उतना शून्यक। अगर 5 घात के होंगे तो 5 शून्यक होंगे, 6 घात के होंगे तो 6 शून्यक होंगे। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो मान लिया जाए कि हम अगर यदि द्विघातीय की बात किया जाए, द्विघातीय समीकरण में क्या है कि उनके घात 2 हैं। अगर इनके घात 2 हैं तो शून्यक भी 2 होंगे, ठीक है। लेकिन उसका कुछ नाम भी रहना चाहिए। तो हम वहाँ पर एक नाम जानते हैं। एक का नाम अल्फ़ा हमने रखा
और एक का नाम हम बीटा रखें, अल्फ़ा और बीटा, एक अल्फ़ा और एक बीटा, ये दिमाग में रखिएगा। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया, 2 शून्यक हो गए और 2 नाम हो गए। अगर ये तो द्विघातीय हो, अगर त्रिघातीय हो जाए तो क्या करेंगे, तो त्रिघातीय में एक और नाम रख दें, अल्फ़ा बीटा, एक फाई रख देते हैं, ये भी एक नाम हो गया। फाई नहीं तो लेमडा रखिए, गामा रख दीजिए। तो आपका ये ABCD कुछ भी रख सकते हैं। तो ये आपका जितना घात होगा उतना आपका इसके शून्य बनाने होंगे, उनका उतना नाम होगा। ठीक है। तो अधिकतर तो आपके 10th क्लास में द्विघातीय समीकरण के बारे में ही ज़्यादा पढ़ना है। आप 11th 12th में जाइएगा तो आपको त्रिघातीय चतुर्घातीय पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल जो आपके मार्क्स जिसमें आएंगे वही चीज़ हम आपको बताएंगे, ज़्यादा फालतू बातें नहीं। तो द्विघातीय समीकरण है तो हम 2 ही मान जानते हैं, अल्फ़ा और बीटा। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। एक छोटा सा समीकरण हम लेते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल है x² - 3। अब ये एक द्विघात समीकरण हो गया, x² - 3। तो बराबर में हम 0 लिख सकते हैं, बराबर 0। अब ये -3 को उधर ले जाओ भाई, क्या होगा, x²। अब माइनस माइनस का उल्टा प्लस, तो ये आपका हो जाएगा प्लस। ठीक है। अब ये स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर उधर जाने पर क्या आ जाएगा, √अंडर प्लस माइनस √3। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फ़ा बराबर हो गया +√3 और बीटा बराबर हो गया -√3। इस तरह से आपका ये 2 मान निकल गए, अल्फ़ा और बीटा। तो ये आपका 2 शून्यक हो गए, ये आपके 2 शून्यक हो गए। ठीक है, ये आपके 2 शून्यक हो गए। अब हम शून्यक की जांच कैसे करेंगे, तुरंत आपको हम बताएंगे। तो जांच कैसे करेंगे ये भी समझते हैं। मान लिया जाए कि हमने कोई शून्यक बनाया, ठीक है, सॉरी शून्यक कहते हैं, एक द्विघात समीकरण हमने लिया, कोई सा भी ले लेते हैं। एक ले लेते हैं 2x² - 8x + 6, ये एक हमने द्विघात समीकरण लिया बराबर 0। ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण हमने लिया 2x² - 8x + 6। ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण हमने लिया। अब इसमें जो है कि हमारे शून्यक कैसा होगा, कैसा होगा तो हम चेक करें। तो जांच करने के लिए हमने एक दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया, एक छोटा सा फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, जिसे कहते हैं हम विवेचक, जिसको हम क्या कहते हैं, विवेचक। तो ये आपका बहुत काम आएगा। विवेचक अगर आप समझ जाते हैं तो आपका जो है कि काम में आ जाएगा। जैसे मान लिया जाए विवेचक में कैसे आपको निकालना है, छोटा सा उदाहरण देते हैं। ये इसको आपको मानना है, ये x² के गुणांक जो हैं, x² के गुणांक, इससे आपको मानना है a। और ये आपका हो गया, इसको हम बोलेंगे b, और इसको हम बोलेंगे c, ABC। ठीक है, और इसका तो कोई काम नहीं, ये आपका x² ख़त्म, ये x ख़त्म, तो इसको हम बोलेंगे a आगे वाला, इसको हम बोलेंगे b, और इसको हम बोलेंगे c। ठीक है, विवेचक को इंग्लिश में हम d से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से सूचित करते हैं, d से। कोई फालतू बात नहीं, शॉर्टकट में समझना है। विवेचक को हम क्या कहते हैं, d। ठीक है, तो d का एक फार्मूला होता है, d बराबर होता है b² - 4ac। d बराबर होता है b² - 4ac, ये एक फार्मूला है, d बराबर b² - 4। ये जांच करने का तरीका है, जांच क्या है, ये जांच। जैसे अगर d 0 हो जाए, अगर आपने इस फार्मूला पर बैठाया और d का मान अगर 0 आ जाए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मूल वास्तविक और समान होंगे, समान। ठीक है, ये आपका बोर्ड परीक्षा में बहुत भी आए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका 1 नंबर का मार्क्स हर हालत में पूछेगा। 1 नंबर का आएगा तो आएगा, निश्चित आएगा 1 नंबर का। तो ये आपका बहुत भी आए हुए। अगर डी 0 से बड़ा हो जाए,
अगर डी 0 से बड़ा यानी प्लस में आ जाए तो मूल वास्तविक तो होंगे, पर वास्तविक और वास्तविक तो होंगे, मूल वास्तविक और समान है। कब? जब डी बराबर 0। लेकिन डी बराबर अगर प्लस में आ जाए तो क्या होगा? मूल वास्तविक तो होंगे और असमान होंगे, असमान। दिमाग में आया? चलिए बहुत अच्छा। अगर डी 0 से छोटा हो जाए, डी लेस देन 0, तो मूल क्या होगा? काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा और असमान होगा। असमान तो होंगे लेकिन वास्तविक नहीं, काल्पनिक होंगे। ये 3 चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। ये 3 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है VVI, क्योंकि आपका ये बोर्ड परीक्षा के माध्यम से बात किया जाए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये सवाल आपका हो सकता है 1 नंबर में आएगा कि फलना ये कोई क्वेश्चन है, अब इसमें ये बताइए आप कि इसके मूल कैसे होंगे। तो फटाक से आपको ये डी का फॉर्मूला लगाना है और फटाफट पता कर लेना है कि मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, समान होगा या असमान होगा। ये आपको पता करने में बहुत मदद आएगा डी का फॉर्मूला। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, इसी पर हम एक उदाहरण देते हैं। चलिए, यहाँ पर हमने लिया कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान देखिए, b का मान क्या है? b का मान क्या है? -8। तो -8 का होल स्क्वायर -4। a का मान क्या है? a का मान है 2। c का मान क्या है? c का मान है 6। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया? 8 8 64 माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, 8 छके 48। तो अब ये हो गया 48, 64 माइनस 48। अब ये सोचिएगा कि आप ये माइनस था यहाँ, लेकिन यहाँ माइनस क्यों नहीं है? क्योंकि माइनस का स्क्वायर हो गया तो माइनस माइनस प्लस। कोई कन्फ्यूजन? क्योंकि ये देखिए माइनस है, माइनस का स्क्वायर हो गया तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो 64 में 48 घटा दीजिए, 14 में से 8 गए 6, इधर बचा 5, 5 में से 4 गया 1। यानी देखिए ये आपका डी क्या हो गया? डी क्या हो गया? प्लस में आया या माइनस में आया? फटाफट बताइए, प्लस में हुआ या माइनस में हुआ? प्लस में हुआ, धनात्मक हो गया। अब जब धनात्मक हुआ तो हमने क्या बताया कि 0 से अगर बड़ा हो यानी धनात्मक हो तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान। तो इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हैं बोर्ड परीक्षा में अगर 4 ऑप्शन रहे कि मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा, अवास्तविक होगा, समान होगा या असमान होगा, या इनमें से कोई नहीं, फटाफट आप इसमें लगा सकते हैं मूल वास्तविक और समान होंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक और उदाहरण, क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कोई मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब ये मूल की सत्यता ज्ञात करें। तो अब बताइए इसका मूल क्या होगा? मूल कैसा होगा? फटाफट बताइए। चलिए, तो इसके आगे में कोई अंक नहीं है। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गए थे हम, चर और चर के बारे में। चर और चर के बारे में। चर और चर किसे कहते हैं? चर वो मान है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, जैसे A B C D, फटाफट, है ना? ये आपका हो गया चर। और चर किसे कहते हैं? तो अचर आपका 1 2 3 4 5, तो ये सब क्या हो गया? अचर हो गया। ये क्या हो गया? अचर हो गया। ये क्या हो गया? चर हो गया। इसको हम अचर क्यों कहते हैं? इसको अचर? क्योंकि भाई आपको पता है कि ये एक है ना, ये क्या है? तो या ये एक है। अगर आप पापा से पूछेंगे पापा ये क्या है, तो पापा भी बताएंगे भाई एक है। अब भाई दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से भी जाके पूछ लो भाई ये क्या है, तो वो भी बताएगा बच्चा ये तो एक है। तो आप किसी से भी पूछ लो, इसका मान बदलने वाला नहीं है। तो ये कहलाएगा अचर। ये क्या कहलाएगा? अचर। लेकिन ये आप देखे होंगे
कोई समीकरण में ए का मान कुछ और निकल जाता है, बी का मान कुछ और निकल जाता है, फिर कोई समीकरण आप बनाते हैं तो इसमें ए का मान कहीं और निकल जाता है, तो इसे हम कह सकते हैं चर। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, अचर। तो इसमें देखिए कोई अचर पद नहीं है, तो इसके आगे में कुछ नहीं तो एक, तो हम एक मानेंगे। ए बराबर एक, बी बराबर हो गया -2, सी बराबर हो गया, बी बराबर -2, सी बराबर ये हो गया। तो मेरे पास आ गया ए बी सी, ये तीन हो गया, ए बी सी तीनों हो गया। तो हम यहाँ पर डी बराबर निकालेंगे, डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर -4 ए सी। तो बी की जगह पर -2 का स्क्वायर -4, ए का मान है 1 और सी का मान है -8। तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 4, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, 4 आठे 32, 32 और 32 4 36। इस तरह से क्या निकला, मूल मेरा प्लस में निकला, धनात्मक, डी हो गया मेरा धनात्मक। तो हम कह सकते हैं कि मूल वास्तविक और असमान होंगे। मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर हो गए। चलिए बहुत अच्छा। कल हम आपको बताने वाले हैं अल्फ़ा और बीटा के कुछ योग व अंतर में कुछ फॉर्मूला बताएंगे, उस पर कुछ प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, बाकी ये जांच करने के लिए समझ में आ गया। आपको इस वीडियो को फिर से दोबारा देखना है, क्योंकि ये 20 मिनट जो आप दे दिए, गारंटी है कि आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो ये बहुत VVI क्वेश्चन है, आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। बाकी ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।